नमस्कार, वीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं 5 का पंच, जहां हम आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें बताने वाले। तो आज की वो 5 बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले इस पर एक नजर डाल लीजिए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 13 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तारीख सामने आ गई है। 13 जुलाई से 18 जुलाई तक मानसून सत्र होने वाली है, यानी कि 5 बैठकें बुलाई गई है, जहां पर विभिन्न विषयों को लेकर के विधानसभा में चर्चा होने वाली है। साथ ही बात करेंगे एमपी बना आतंकी गढ़, आखिर क्यों मध्य प्रदेश में लगातार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग एक के बाद एक गिरफ्तार किए जा रहे हैं, क्यों मध्य प्रदेश आतंकियों के लिए एक सुरक्षित गढ़ बन गया है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कहां पर डीजल की किल्लत है और क्यों जो आम लोग हैं और साथ ही जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं, इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। साथ ही बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और बीईओ पर गाज गिरी है, इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आखिर क्यों ये एक्शन लिया गया है बीईओ के ऊपर में और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही जबलपुर में डबल डेथ से सनसनी फैली हुई है, क्या हुआ है ये भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश क्यों आतंकी गढ़ बनता जा रहा है और आतंकियों के लिए एक बहुत सुरक्षित ठिकाना मध्य प्रदेश बनता जा रहा है और आतंकियों के स्लीपर सेल मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं। प्रदेश में बैठक मजबूत कर रहे हैं नेटवर्क और आतंकी सुरक्षित ठिकाने लगातार बना रहे हैं मध्य प्रदेश के भीतर में। और 5 साल में यदि आप आंकड़ों को देखें तो 5 साल में 50 से ज्यादा आतंकी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं और इसलिए ही सवाल ये उठ रहा है। देखिए, आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के भोपाल के आसपास से 4 से ज्यादा आतंकी दबोचे गए। आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सितंबर में 22 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा साल 2023 में हट के भोपाल समेत दूसरे स्थानों से 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी कि IM के खंडवा में छापेमार कार्रवाई कर आतंकी फैजान को पकड़ा गया था। साल 2025 में जून में NIA और साथ ही ATS में ऐशबाग में छापा मारा था। तो इस साल 2025 में कार्रवाई की गई थी और यही वजह है कि लगातार देखिए कार्रवाई की जाती रही है। आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जिन पर एक्शन लिया गया था और साल 2022 में भोपाल के ऐशबाग से 4 से ज्यादा आतंकी को दबोचा गया था। इसके अलावा देखिए, साल 2022 में ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी संगठन का पर्दाफाश किया गया था और सितंबर में 22 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्यों इसको सुरक्षित ठिकाना कहा जा रहा है, क्योंकि साल 2023 में हिज्ब उल तहरीर आतंकी संगठन इसके भोपाल समेत दूसरे स्थानों में 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। साल 2024 में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन जिसे IM भी कहा जाता है और खंडवा में छापेमार कार्रवाई कर आतंकी फैजान को पकड़ा था, जो कि इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम किया करता था। साल 2025 में यानी कि पिछले साल जून में NIA और ATS ने ऐशबाग में छापा मारा था और यहां से टेरर फंडिंग के आरोप में एक संदिग्ध को पकड़ा गया था। इसके बाद अब लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 2025 में ही आतंकी संगठन ISIS से जुड़े आतंकियों पर भी एक्शन लिया गया। अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने भोपाल से अदनान को पकड़ा था, जो कि ISIS से संपर्क में था। आतंकी संगठन ISIS से संपर्क में भी कुछ लोगों की संलिप्तता मिली है और सितंबर में दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा में कामरान कुरैशी को पकड़ा था। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परतापूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उसको उस पूरे षड्यंत्र को का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहूँ। और हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस खबर पे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, ये बात तो ठीक है कि किसी बहुत बड़े हादसे से पहले ही आतंकियों को पकड़ लिया जाता है। 5 साल में 50 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आतंकी मध्य प्रदेश में ही क्यों ठिकाना बना रहे हैं?
बड़ी आतंकी या छोटी आतंकी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन मूवमेंट और किस तरीके से आतंकी संगठन के सदस्य सक्रिय हैं वो 5 सालों के डाटा को देखकर हम उसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में 50 से ज़्यादा संदिग्ध आतंकी और आतंकी संगठन से जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार करने का काम किया है। यदि मौजूदा जो कार्रवाई ATS ने की है उससे भी यही लग रहा है कि लगातार जो नेटवर्क है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, जो अंकुश एजेंसियों के द्वारा लगना चाहिए वो शायद नहीं लग पा रहा है। यही कारण है कि नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और राजधानी भोपाल में काजी कैंप से जिस तरीके से फराज को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान के हैंडलर्स जो है उसे ऑपरेट कर रहे थे, इसके साथ उसकी निशानदेही पर, क्योंकि लश्कर जैसे आतंकी संगठन से उसके जुड़ने की बात सामने आ रही है, लगातार युवाओं को बलगराने का काम कर रहा था, उसमें युवाओं के अंदर जो ब्रेन वॉश वो कर रहा था, लगातार जो बैचलर और युवा और बेरोजगार और गरीब तबके के जो लोग थे उन तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए लगातार वो सक्रिय था, एक नेटवर्क को मध्य प्रदेश में मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। और जो पाकिस्तान के हैंडलर थे उन्होंने ये पूरा काम जो है फराज को देखे रखा था। फराज की निशानदेही पर यूपी और राजस्थान से भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे भारत में आप आवाजाही कर सकते हैं, दूरी लगभग सेम पड़ती है। क्या एक ये भी वजह हो सकती है इनके मध्य प्रदेश में होने की? बिल्कुल, मध्य प्रदेश को सबसे सुरक्षित ठिकाना जो है इस समय आतंकी मान रहे हैं। स्लीपर सेल के तौर पे मध्य प्रदेश के कई जिलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले साल भी कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने का काम किया था। इसके अलावा कई ऐसे नए संगठनों के नाम भी 2022, 23, 24 में सामने आए, जिसके बाद एजेंसियों को ये लगा कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने के तौर पर मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। यही कारण था कि जो यहाँ पर तमाम एजेंसियाँ थी वो लगातार मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के और खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सक्रिय नेटवर्क है जिस पर एजेंसियों की नज़र है और आने वाले समय में संभवतः हो सकता है कि जो चेन फराज के जरिए पकड़ में आई है एजेंसियों को, क्योंकि IB और दूसरे जिलों की एजेंसियों के साथ जानकारियों को साझा किया जा रहा है, तो आने वाले समय में इस मामले से जुड़े कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से अब शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक मानसून सत्र चलने वाला है। विधानसभा मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होने वाली है। मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 5 बैठकें इसमें होगी। 13 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो जाएगी और 17 जुलाई को इसका समापन हो सकता है, यानी कि 5 दिनों तक ये बैठकें होने वाली है और कई मायनों में ये खास माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू हो रहा है और छत्तीसगढ़ मानसून सत्र को लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक मानसून सत्र चलने वाला है और विधानसभा मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होने वाली है और मानसून सत्र को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 13 जुलाई से 17 जुलाई तक मानसून सत्र चलने वाला है। हमारे सहयोगी शिवम दुबे इस खबर पे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा शिवम के पास में चलते हैं। शिवम, कितना खास ये विधानसभा का मानसून सत्र रहने वाला है 5 दिनों का? तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। शिवम का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। 13 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक मानसून सत्र चलने वाला है और विधानसभा मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होने वाली है। मानसून सत्र को लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसको लेकर के हम लगातार आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। 5 दिनों की ये मानसून सत्र में कई बैठकें होंगी और छत्तीसगढ़ मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने वाला है और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की तरफ से ही अब तैयारी भी मानसून सत्र को लेकर के की जा रही है, क्योंकि मानसून सत्र में विपक्ष की कोशिश होगी कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए। इसके साथ ही सरकार भी अपने तमाम
दावों वादों को लेकर के मॉनसून सत्र के दौरान सभा को संबोधित करने वाली है। जो विभागीय मंत्री हैं उनकी तरफ से जवाब दिए जाएंगे। और हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए इस कॉल पे। शिवम के पास में चलते हैं। शिवम, कितना खास ये मॉनसून सत्र रहने वाला है? बिल्कुल रोहित, देखिए मानसून सत्र का ऐलान हो चुका है और 13 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। 5 बैठकें होंगी। तमाम सत्ता पक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक मौजूद रहेंगे और प्रदेश के इस समय जो मुद्दे हैं वो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किसानों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चाहे बीज की समस्या हो, खाद की उपलब्धता हो या आने वाले समय में जो खरीफ सीज़न को लेकर के फसल होनी है। ये तमाम विषय जो हैं वो इस वक्त छत्तीसगढ़ के सियासत में अहम मुद्दे बने हुए हैं। और अगर विधानसभा के मानसून सत्र की बात की जाए तो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक जो मानसून सत्र चलेगा उसमें सबसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर, सबसे हंगामेदार मुद्दे के तौर पर यही विषय, किसानों से जुड़ा हुआ विषय रहने वाला है। नंबर दूसरे की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर के भी काफ़ी हंगामा देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों कमिश्नरेट रायपुर में लागू हुआ, उसके बाद जो आंकड़े हैं इसको लेकर के कांग्रेस बीच बीच में सवाल उठाती रही है और ऐसे में सबसे ज़्यादा हंगामा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी देखने को मिल सकता है। मुद्दे इतने सारे हैं लेकिन 5 दिनों के भीतर इन तमाम मुद्दों को समेटना होगा। बिल्कुल रोहित, 5 दिन का छोटा सा मानसून सत्र है लेकिन 5 दिवसों में जो बैठकें होंगी, 5 बैठकों में सुबह से शाम तक का विधानसभा की सत्र की कार्रवाई चलने के जो है वो संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले प्रश्नोत्तर होता है, उसके बाद जो शासकीय कार्य हैं वो किए जाते हैं। अगर आखिरी दिन की बात करें यानी कि 17 जुलाई की, तो उस दिन शासकीय कार्यों के साथ साथ 2.5 घंटों के लिए अशासकीय कार्यों के लिए भी समय रखा गया है। यानी कि जो विधानसभा सत्र का आखिरी दिन होगा वो कहीं ना कहीं लंबा खिंच सकता है। लेकिन इन 5 दिनों में जो मुद्दे होंगे वो बेहद हंगामेदार होने के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि अब 2.5 साल सरकार को हो चुके हैं। अब 2.5 साल में चुनाव होना यानी कि आधा समय बीत चुका है और ऐसे में राजनीतिक दल और सत्ता पक्ष या विपक्ष चुनावी तैयारियों में जुट जाते हैं। और पिछले दिनों की जो बैठकें हुई हैं वो इस तरफ इशारा करती है। अगर कांग्रेस की बैठक की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल शिवम, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर सरकार भी रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जबलपुर से खबर, अब जहां पे गोरखपुर थाना क्षेत्र में डबल डेथ से सनसनी फैल गई है। पार्लर संचालिका शक्ति कोहली की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हैरानी की बात यह है कि आरोपी दीपेश राठौर ने भी खुद को गोली मार ली। यानी कि पहले पार्लर संचालिका शक्ति कोहली को गोली मारी जाती है, उसके बाद जिस पर हत्या का आरोप है, आरोपी दीपेश राठौर ने भी खुद को गोली मार ली, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए। शक्ति कोहली का पार्टनर था आरोपी दीपेश राठौर। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि जिसने गोली चलाई हो, जिस पर गोली चलाई गई है, दोनों पार्टनर थे। रेप केस में जमानत पर आरोपी दीपेश बाहर आया था और पार्लर से सामान शिफ्ट करने के दौरान ही विवाद हुआ। लेकिन विवाद देखिए किस तरह से हिंसक रूप ले लिया, गोली मार दी गई और खुद को भी आरोपी ने गोली मार लिया है। तो आरोपी दीपेश ने शक्ति कोहली को गोली मारी और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। यहाँ से शिफ्ट करने के लिए यहाँ आई थी, एक उसकी साथी है, उसको लेकर के सामान अपने यहाँ से 2-4 सामान उठा ले, तो वो पीछे से आया, उसने गाली गलौज किया और गोली मार दिया। वो साथ वाली लड़की पे घबरा गई, बाहर निकली और बाहर से कुंडी लगा के हम लोगों को फोन किया। हम लोग बिलहरी से भागते भागते यहाँ आए, पुलिस को फोन लगाया, ताला तोड़ के देखा, दोनों मर गए। जबलपुर से खबर है जहां पर महिला बिजनेस पार्टनर को गोली मार दिया गया और इस मामले में देखिए परिवार ने आरोपी मृतक की कार में तोड़फोड़ की। मृतक की बहन और जीजा न्याय की मांग करने परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो लगातार देखिए किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए और जबलपुर में महिला बिजनेस पार्टनर को गोली मारने के मामले में परिवार ने आरोपी मृतक की कार में तोड़फोड़ की और मृतक की बहन और जीजा न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि परिवार ने आरोपी मृतक की कार में तोड़फोड़ की। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है, जिसके बाद अब मृतक की बहन और जीजा न्याय की मांग कर रहे हैं और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। दृश्यता देखने पे ये गनशॉट का केस है, ठीक है। 2 शव अंदर पड़े हुए हैं और काफी सारा ब्लड पूल है। जो भी साक्ष्य हमको मिले हैं वो साक्ष्य उचित तरीके से प्रिजर्व करा दिए गए हैं ताकि प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएं, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे
और ताकि जो अंतिम रूप से हमें घावों के बारे में जानकारी चाहिए वो हमें प्राप्त हो सके। कहाँ पे गोली लगी? जो सिर और माथे के आसपास कनपट्टी वाला एरिया है, वहीं पे जितने भी प्रथम दृष्टता देखने पे जो भी घाव मिले हैं वो वहीं पे मिले हैं, मृतक और मृतिका दोनों बॉडी में। और हमारे सहयोगी देवजीत देव हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। देवजीत के पास में चलते हैं। देवजीत, ये क्या हो रहा है जबलपुर में? कहीं पे बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी जा रही है तो कहीं पे पार्लर संचालिका की हत्या कर दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए रोहित, आपको सबसे पहले पूरी घटना के बारे में बता देता हूँ। ये घटना जबलपुर के गोरखपुर जो है अंतर्गत का पूरा मामला है, जहाँ पर गोरखपुर में जो है एक ब्यूटी पार्लर खोलने के नाम पर यहाँ पर जो पार्टनर बने थे, 2 पार्टनर बने थे, वो जो पार्टनर हैं उनमें दोनों में कहासुनी हुई। आपको बता दूं कि एक जो औरत थी और उसका जो पार्टनर था वो जो है उसको ये पता चला कि जो उसका पार्टनर है वो जो है ऑलरेडी पहले बलात्कारी का आरोपी है और जेल से कुछ ही दिन पहले छूटकर जब यहाँ पर आया हुआ है। फिलहाल जब उसको ये चीज पूरा मामला पता चला उसके बाद उनकी जो है कहासुनी हुई। ये परिजन ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी जो है इनके बीच विवाद पहले भी हो चुका था। फिलहाल आपको बता दूं कि जबलपुर के विजयनगर थाने में जो परिवार है उन्होंने गुहार लगाई थी कि दोनों के बीच लगातार जो है अनबन हो रही है, लगातार लड़ाइयां हो रही है, पर पुलिस ने नहीं सुनी। पुलिस ने जो है वहां पर जो है मामला नहीं सुना। उसके बाद आज जाकर जब महिला ये ब्यूटी पार्लर जहां पर खुलने वाली थी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहां पर मेरे पीछे जो है वहां पर आई हुई थी और यहीं पे ब्यूटी पार्लर खोलने का जो दोनों का प्लान था। फिलहाल जैसे ही युवक को पता चला कि युवती यहाँ पर आई हुई है, दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई किसी बात को लेकर, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल क्या बात को लेकर हुई है वो अभी हम नहीं बता पा रहे, पर फिर से यहाँ कहासुनी हुई, दोनों के बीच में बंदूक टन गई और जब लड़के ने जो है जो ये ब्यूटिशियन है, क्योंकि जो मृतिका है जो पार्टनर थी उसके ऊपर गोली चलाई और उसके बाद दोनों की जो है मौके पर वहां पर मौत हो गई। पहले लड़के ने जो है जो मृतिका है उस पर गोली चलाई और फिर मृतिका ने अपना जब बचाव करना चाहा तो वही गोली जो है उसके पार्टनर जो आरोपी है उस पर लगी। फिलहाल अभी दोनों की मौत हो गई है। दोनों की जो लाश है वो जिस तरीके से अभी लड़की की जो लाश है वो मेडिकल के लिए यहाँ से ले जाया गया है और लड़के की लाश अब जो है निकाली जा रही है। पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से दोनों के बीच लगातार कहासुनी हो रही थी, जो ये आरोपी है वो पहले से ही आरोपी था, जेल से छूट के आया था। ये जो आरोपी है उसकी कार में परिजनों ने तोड़फोड़ की है। गुस्साए जो परिजन थे उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ भी कर दी है और न्याय की मांग जो है वो यहाँ पर कर रही है कि उनको न्याय मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उनकी बहन के साथ यहाँ पर जो ये आरोपी है जो जेल से छूट के आया था, उसने जिस तरीके से जो पार्टनर बना था वो यहाँ पर लगातार उसकी जो यहाँ पर उनकी मृतिका जो है उसको न्याय की मांग यहाँ पर परिजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवजीत आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पेंड्रा से खबर बता रहे जहां पे बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। गौरेला विकास खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला को पद से हटा दिया गया है। उपेंद्र सिंह ठाकुर को गौरेला के नए प्रभारी बीईओ की जिम्मेदारी मिली है। लंबे समय से विवादों और शिकायतों में तत्कालीन बीईओ घिरे हुए थे। एरियर्स भुगतान और पेंशन समेत कई अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। शिक्षा मंत्री के दौरे के बाद कार्रवाई हुई और विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। नए बीईओ की नियुक्ति से व्यवस्था सुधारने की उम्मीद बताई जा रही है और बीएसटीवी की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। और ये जानकारी देखिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि लंबे समय से विवादों और शिकायतों में तत्कालीन बीईओ घिरे हुए थे और ऐसे में जो आरोप उन पर लग रहे थे वो एरियर्स भुगतान और साथ ही पेंशन समेत कई अनियमितताओं के थे। शिक्षा मंत्री के जैसे ही यहां पर उनका दौरा होता है उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिससे अब विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है और आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और नए बीईओ की नियुक्ति से अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो व्यवस्था पुराने बीईओ ने बनाकर रखी थी उस व्यवस्था में अब बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और जिस प्रकार की शिकायतें पहले के बीईओ पर लगी थी कम से कम अब इस तरह की शिकायतें न सामने आई, ऐसी उम्मीद की जा रही। तो गौरेला विकास खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला को पद से हटा दिया गया है और उपेंद्र सिंह ठाकुर को गौरेला के नए प्रभारी बीईओ की जिम्मेदारी मिली है और लंबे समय से विवादों और शिकायतों में तत्कालीन बीईओ घिरे हुए थे जिसके बाद एक्शन लिया गया। कांकेर से खबर जहां डीजल की किल्लत से किसान परेशान हैं। घंटों लाइन में किसान खड़े रहने को मजबूर हैं। नाराज किसानों ने ज्ञानी चौक पर चक्का जाम किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और
किसानों को देखिए समझाने की कोशिश की गई, लेकिन डीजल न मिलने की वजह से जो किसान हैं वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। सारे काम को छोड़कर वो लाइन में लगे हुए हैं, और जब घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में किसानों का गुस्सा भी देखने को मिला, किसानों की नाराजगी देखने को मिली, और नाराज किसान ने ज्ञानी चौक पर चक्का जाम किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाइश दी गई है, समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, एक साथ बहुत ज्यादा जो किसान हैं वो यहां पर पहुंच गए, और ऐसे में डीजल देने में भी समस्या आई। अभी क्या है, जून का महीना है, कृषि के लिए बहुत डीजल का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अभी जून से जब तक खेती की तैयारी नहीं करेंगे ना, तब तक फसल आने की सही साट आने के लिए उत्पादन नहीं कर पाएंगे किसान। और ये डीजल की दिक्कत जो है आज की बात नहीं है, लगभग आने की 2-3 माह से चल रही है, तो किसान इस तरह कैसे अपने तैयारी करेंगे। मैं सुबह 3-4 घंटा हो गया अभी तक मैं खड़ा हूँ डीजल के लिए, और कुछ देर तक तो डीजल मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन अब डीजल नहीं मिल रहा है। मतलब को बोल रहे हैं खत्म हो गया, कोई बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, कोई बोल रहा है मशीन खराब हो गया बोल के। वैसे डीजल की जब से जो युद्ध चालू हुआ है तब से तो क्राइसिस बनी हुई है डीजल पेट्रोल की, मगर फिर भी शासन ने ऐसी कोई व्यवस्था किया है जिससे तकलीफ बहुत कम जा रही है, और बराबर हमको माल मिल रहा है। जब हम इंडेंट करते हैं यहाँ से, भले देर से बड़े मतलब आज किया तो हो सकता है आज ना मिल के कल मिल जाए, और हमारा हमको मिल रहा है। मगर यहाँ जो भीड़ लग रही है, भीड़ के कारण ये है कि लोग सबको ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है डीजल, इसलिए लोग आते हैं और जबरदस्ती लोग भीड़ पर आते हैं। तो देखिए किस तरह से जो किसान हैं वो घंटों लाइन में लग रहे हैं, लेकिन लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है। हमारे सहयोगी प्रकाश ठाकुर हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या वजह है, क्यों किसानों को डीजल लेने में इतनी समस्या आ रही है? के बाद मानसून का आने का बस्तर में ये अनुमान लगाया जा चुका है। उसके बाद जो किसान है वो अपने खेती किसानी के कार्य में जुटे हैं, और खेती किसानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रैक्टर को अगर डीजल नहीं मिल पाए तो निश्चित तौर से किसानों की चिंताएं बढ़ जाती है। इसी को लेकर जो किसान जो है आज डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे थे, और जितने भी शहर के पेट्रोल पंप वहां पर उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन डीजल कहीं नहीं मिला। लेकिन उसके बाद अपना तफरी तब मच गई जब 11 बजे के बाद जो किसान है वो उग्र हो गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, और चक्का जाम करते हुए उन्होंने चिंता जाहिर की कि अगर उनको समय पर डीजल नहीं मिलता है तो उनके किसानी के कार्य पिछड़ सकता है और कहीं न कहीं उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि निश्चित तौर पर रोहित, ये हमने देखा कि 15 जून के बाद जो किसान होते हैं वो अपने खेती किसानी कार्य में जुट जाते हैं, तो किसान जो है जुटे हुए, लेकिन डीजल की जिस प्रकार से कमी आई है और पेट्रोल पंप में डीजल किसानों को समय पर नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते किसानों पर आज गुस्सा फूटा है। पेट्रोल पंप संचालकों का क्या कहना है, क्या उनके पास में डीजल पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, किल्लत है, इस वजह से पेट्रोल किसानों तक भी नहीं पहुंच पा रहा, डीजल किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा? देखिए, जो पेट्रोल पंप के संचालक है उनका कहना है कि जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ उसके बाद से लगातार थोड़े से हालात बिगड़े हुए हैं। उसके बाद जैसे ही अब मानसून का सत्र आया तो सप्लाई तो हो रही है, लेकिन जो किसान है वो शायद कहीं ना कहीं किसी उलझे हुए हैं, उनके बीच कोई कमी है, और इसको लेकर के वो पेट्रोल पंप पहुंच रहा है, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उनका भी ये कहना है कि किल्लत तो है, लेकिन किल्लत की वजह से वो स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका दावा है कि प्रकाश साहब, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसानों की भीड़ तो आगे भी बढ़ने ही वाली है? बिल्कुल रोहित, जिस प्रकार से मानसून का सत्र है और खेती किसानी का दिन है, तो निश्चित तौर से अगर समय पर किसानों को डीजल नहीं मिल पाता तो उन्हें किल्लत बढ़ सकती। हालांकि जिला प्रशासन जैसे ही घटना की जानकारी मिली, समझाइश देने के बाद लोगों को वापस किया गया है कि जैसे डीजल आएगा सबको दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है रोहित समय का, क्योंकि अगर समय बीत जाता है और किसानों को मानसून के बाद अगर डीजल मिलता है तो किसान कहीं कहीं पिछड़ सकते हैं, उनका जो खेती किसानी वो प्रभावित हो सकता है। नहीं, जाहिर तौर पे तो प्रकाश, क्या व्यवस्था की जा रही है, कब तक दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि पेट्रोल पंप में डीजल की उपलब्धता हो जाएगी? देखिए रोहित, जिस प्रकार से आज जो घटना घटी है उसके बाद पेट्रोल पंप के संचालक उनका कहना है कि आज रात तक गाड़ियां पहुंचेगी, उसके बाद कल सुबह से वितरण किया जाएगा, लेकिन पहुंचने पर ही अभी सब चीजें संभावनाओं पर कब तक बिल्कुल प्रकाश, और उम्मीद यही की जाती है कि अन्नदाता को समय पर डीजल मिल पाए ताकि वो अन्न अनाज उगा पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 5 का पश्चिम फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए वीएसटी। नमस्कार।